करते हैं बहुत सिंपल ही वे में। आप सभी ग्राफ पढ़े होंगे, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे। ये जो हमारा होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाई डैश होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ओरिजिन होता है, तो इसके आगे जितना भी हम सारा नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 सब प्लस में लिखते हैं सबको। इसके अगर लेफ्ट साइड में जाए तो इसमें जो भी नंबर लिखा हो जाता है उसको नेगेटिव साइन करके लिखा जाता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, माइनस में करके। अब हम बात करें अगर इसके ऊपर जाएं तो इसके ऊपर वाला सारा चीज़ को प्लस में लिखा जाता है, ठीक है, और इसके नीचे हम आए तो ये भी सब नेगेटिव में लिखा जाता है। तो देखिए इसी पे कैसे हम साइन कन्वेंशन को एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और बढ़िया वे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा, एज्यूम कीजिएगा कि यहाँ पे कोई स्फेरिकल मिरर लगा हुआ है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर जिसका सेंटर पोल यहाँ पे है, इसको हम पोल मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे इसी पॉइंट पे, ठीक है, और उसका प्रिंसिपल एक्सिस ई वाला हो जाएगा, एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। दो चीज़ की हमें जरूरत है, एक पोल और एक एक्स एक्स डैश की यानी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जैसे ही पोल के राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करना होगा हमें उसको प्लस मिलेंगे। प्लस में क्यों? क्योंकि हमने समझा है ग्राफ में जो इसके साइड बाद में जो भी लिखा जाता है नंबर वो सब प्लस में होता है, ठीक है। और जस्ट इसके अगर लेफ्ट साइड में अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना होगा उसको निगेटिव में करेंगे। निगेटिव में क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ में समझा है कि इसके लेफ्ट साइड में आने वाला हर एक नंबर निगेटिव में करके लिखा जाता है, -1 -2 -3, ठीक है। और हमने बताया है कि इसके ऊपर जो भी नंबर लिखा जाता है वो प्लस में लिखा जाता है, यानी कि इसके ऊपर का जितना भी सारा हमको डिस्टेंस मेजर करना होगा उसको भी हम प्लस में मेजर करेंगे, ठीक है। और इसके नीचे आप समझ ही गए होंगे कि निगेटिव में होगा, क्योंकि इसके नीचे आने वाला नंबर सारा निगेटिव में लिखा जाता है। तो बहुत ही सिंपल था कि इसका ज़रूरत हमें साइन कन्वेंशन का ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल बनाने में पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा कि कोई भी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव मिरर हो, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव में लीजिएगा कि निगेटिव में लीजिएगा, वो आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया क्या है, कनकेव मिरर दिया है कि कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। आपको पता चल गया होगा कि कनकेव मिरर का जो फोकस होता है इस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में आगे की तरफ, यानी कि आपको पता चल जाएगा यहीं से कि कनकेव मिरर का फोकस हमेशा निगेटिव में होगा, यानी कि -10 सेंटीमीटर होगा फोकल लेंथ। और जब कन्वेक्स मिरर की हम बात करें तो इसका फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी +10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करता है साइन कन्वेंशन, इसलिए हम साइन कन्वेंशन को पढ़ते हैं, या इसलिए जरूरी हो जाता है साइन कन्वेंशन को पढ़ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर में कैसे कैसे किस किस वे में हम रे को ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा कि एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी अगर इंसिडेंट रे आता है तो फोकस से होकर पास करता है। रूल नंबर फर्स्ट यही बोल रहा है। जैसे कि आप कन्वेक्स मिरर में भी आप देख रहे होंगे कि इसके पैरेलल जो भी रे जाता है वो फोकस से होकर पास करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो इसमें पता आपको चल रहा होगा रे डायग्राम से ही कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से होके आए तो पैरेलल चला जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। और इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से फोकस के यहाँ पे गिर रहा था इंसिडेंट रे फोकस पे, देखिए यहाँ से इधर तो जा नहीं सकता है, तो इसको जस्ट हम लोग मान सकते हैं कि हाँ इधर ये फोकस पे गिर रहा था, ठीक है, फोकस पे गिर रहा था, लेकिन फोकस पे नहीं जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। जस्ट अपोजिट कांसेप्ट होता है। इसके फर्स्ट वाला रूल में क्या था कि पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से जाएगा, और इसमें सेकंड वाले रूल में फोकस पे भेजेंगे इंसिडेंट रे को तो पैरेलल चला जाएगा। वही रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 बोल रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी इंसिडेंट रे को पास कराएंगे तो इसी पाथ पे ट्रेस हो जाता है, यानी कि सेम इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं होता है, कोई एंगल नहीं बनता है, क्योंकि इसका रीजन है। अगर रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा तो भी आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको हम बताए थे कि कोई भी
सरफेस पे आपको अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उसके सेंटर से एक लाइन उस स्पेयर पे डाल दीजिएगा, वहीं उस स्पेयर पे लाइन जो भी किया होगा वो नॉर्मल का काम कर रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल का काम कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया इस सरफेस पे, तो नॉर्मल का काम कर रहा है। और आपको पता है कि इंसिडेंट रे इसी पे है, नॉर्मल रे इसी पे है, दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल 0 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि द एंगल ऑफ आई इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जब इंसिडेंट रे का एंगल 0 हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल 0 होगा। 0 कब होगा? जब इसी पाथ पे ट्रेस कर जाएगा, यानी कि रिट्रेस मारता है। ठीक है, बाउंस बैक मार देता है इसी सेम पाथ पे। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि देखिए इसको पास कराया जा रहा है सेंटर से, यहाँ तक आया, मिरर के पीछे तो जा नहीं सकता है, तो जस्ट हम लोग अपने कन्वीनियंस के थ्रू इसको मान सकते हैं कि यहाँ से जा रहा है, सेंटर के से पास कर रहा है, और सेंटर से पास कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता हो चल ही चुका होगा कि अब इसी पास पे ट्रेस करता है। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे भी 0 बनाएगा, और 0 कब बनाएगा? जब इसी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगा। तो आगे हम रूल नंबर 4 समझते हैं कि क्या रूल नंबर मेरा 4 क्या करता है। ठीक है, रूल नंबर मेरा 4 ये बोल रहा है कि कोई भी इंसिडेंट रे को अगर पोल पे आप गिराइएगा, पोल से पास कराइएगा, तो सेम जितना एंगल यहाँ पे बना हुआ है सेम उतना ही एंगल नीचे बना के वो पास कर जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बना के पास कर जाएगा। ये भी रूल लॉ को फॉलो कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक और तरीका हो सकता है लाइट को इंसिडेंट कराने का, कि डायरेक्ट हम कन्वेक्स मिरर पे के पोल पे गिराएं, तो पोल पे गिराने के बाद सेम उस मीडियम में क्या हुआ? बैक हो गया लाइट। एंगल आई बनाया था, ये एंगल आर, दोनों एंगल इक्वल होगा, बना के इसी पाथ पे रिट्रेस हो गया। ठीक है ना, बाउंस बैक हो गया, यानी सेम मीडियम में आ गया। ठीक है, तो यानी कि हम लोग देखें कि 4 तरीका ऐसा हो सकता है जहां जहां पे आप लाइट को इंसिडेंट करा सकते हैं। देखिए होने के लिए तो बहुत सारा तरीका हो सकता है, 1000 तरीका है। आप इसके बीच में भी गिरा दीजिएगा, सेंटर और फोकस के बीच में भी क्या एक इंसिडेंट लाइन को पास करा सकते हैं, लेकिन हम लोग को उतना डीपली नहीं पढ़ना है। हम लोग को बस यही 4 तरीका है जिसको हम लोग को पढ़ना है कि लाइट को या तो हम पैरेलल भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं, या फिर हम पोल के थ्रू पास करा सकते हैं। और एक और मेरा लास्ट क्या था कि लास्ट यही था कि हम लोग फोकस पे भेजे तो लाइट पैरेलल चला जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो यही 4 तरीके से हम लोग रे डायग्राम को देखेंगे, और इमेज बनाने वक्त इसी 4 रे को, इसी 4 तरीके से रे को भेजेंगे और ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कहीं भी हम भेज के नहीं बना सकते हैं, बहुत हाई लेवल का हो गया जो कि हमको नहीं पढ़ना है। इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर रे डायग्राम। अब हम बात करेंगे, अब कनकेव मिरर पर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि कनकेव मिरर पे इमेज कब कब किस किस पोजीशन पे कैसा बनता है और उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, हम एक कनकेव मिरर लिए हैं फिगर नंबर 1 में। कनकेव मिरर पे एक आपको दिख रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसका इमेज हम लोग को बनाना है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो आपको दिख रहा होगा कि इस ए बी का पोजीशन कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे है तो इससे आने वाली रेज पैरेलल आएंगे। ठीक है, या फिर हम ही अपनी तरफ से पैरेलल इसको भेज रहे हैं, पैरेलल भेजेंगे तो आपको पता चल चुका होगा। अब तो मैंने रूल नंबर 1 में ही पढ़ाया था आपको कि जब कोई भी रेज जब पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाती है। ठीक है, तो ईवी रेज आई और फोकस से चली गई, ईवी रेज आई और फोकस के थ्रू होकर चली गई, तो यानी कि 2 रेज। और हमने आपको बता चुका है पहले ही कि इमेज तब बनता है जहाँ 2 रिफ्लेक्टर जहाँ कहीं भी कट कर जाए वहीं पे मेरा इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक इंसिडेंट रे दोनों रिफ्लेक्ट होकर 2 रेज आया और यहाँ पे कट कर गया, यानी कि इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ए बी, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा बन रहा है? एक पॉइंट की तरह। ठीक है, तो इसका नेचर अगर आप लोग से कोई पूछे कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कैसा बनता है, तो पॉइंट साइज इमेज बनता है। फर्स्ट कंक्लूजन, इमेज किस तरह का होता है, इमेज का नेचर क्या होता है,
तो रियल इमेज बनता है। देखिएगा यहाँ पे, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, यहीं पे आपको समझ जाएगा, यहीं पे आप दिख जाएगा, यहीं पे आपको, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट रे आया और इंसिडेंट रे रियल में रिफ्लेक्ट हो रहा है और रियल में दोनों रेज आके यहाँ पे कट रही है रियल में, यानी कि रिफ्लेक्ट होके आया और आगे कट रहा है, यानी कि इसको रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है। साइज आपको पता चलिए गया, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, बोलता है कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ, बोल देगा कि इमेज का पोजीशन यहाँ पे है, तो इमेज कैसा बनेगा, किस नेचर का होगा, किस साइज का होगा, यही सब करने के लिए आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिहाज से, तो थोड़ा इसको पढ़ के बढ़िया से जाइएगा। और यहाँ पे देखिएगा इमेज रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बियॉन्ड, यानी जस्ट पीछे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज की जरूरत पड़ती है। दो रेज जहाँ कहीं भी कट कर जाए तो समझिएगा बाकी और सब आने वाली रेज भी वहीं पे कट करेंगे, यानी कि मेरा इमेज उसी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, यहाँ से एक पैरेलल लाइन को हमने पैरेलल इंसिडेंट रे को भेजा, तो ये फोकस के थ्रू होके चला जाएगा, फोकस से चला गया। और एक रे को ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइट हमेशा इसी पाथ पे रिट्रेस कर जाता है, यानी कि इसका रिफ्लेक्टेड रे यहीं हो गया, इसका रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया और इसका रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे हो गया, यानी कि दो रिफ्लेक्टेड रे जहां भी कहीं भी कट करेंगी वहीं पे आपका इमेज होता है। तो यानी कि इस पॉइंट पे आपका कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कट हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है, तो यानी कि आपका इमेज यहीं पे बनेगा, ए डैश और बी डैश। इमेज कैसा हो गया, इमेज था सीधा और इमेज बन गया उल्टा, लेकिन इमेज है तो कैसा, रियल इमेज है, क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड रे लाइन के कट करने की वजह से ही इसको रियल इमेज बोला गया है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, रियल में आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ से जा रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ से भी इसका रिफ्लेक्टेड रे रियल नहीं जा रहा है, इसीलिए रियल इमेज हो गया और इसका साइज हो गया एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट स्मॉल हो गया, ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है और इमेज का साइज इतना बड़ा है। अब थोड़ा सा फिगर नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। फिगर नंबर 3 मेरा बोल रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला के रखें तो ठीक है, तो इमेज मेरा कैसा बनेगा। तो फिर हम मेरा काम है कि दो रेज को पहले भेजें, हम कैसे भेज सकते हैं, आपको मैंने 4 रूल पढ़ा दिया है कि आप या तो पैरेलल भेज सकते हैं, फोकस के थ्रू भेज सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हैं, पोल पे गिरा सकते हैं, कहीं भी लाइट को इंसिडेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ए से डायरेक्ट पहले हम एक पैरेलल भेजे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डायरेक्ट फोकस से गया है, ठीक है। और दूसरा रेज हमने इसी के जस्ट आपको दिख रहा होगा कि फोकस से भेजा हुआ, दूसरा रेज हमने फोकस पे भेजा हुआ, तो फोकस पे जाने वाली रेज कहाँ से पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यानी पैरेलल चली गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। आप देखिए अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट करेंगे, अब हमको ढूंढना है। ई वाला रेज जा रहा है, इससे बढ़ रहा होगा, ई वाला रेज आया यहाँ से जाते जाते देखिए एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे दोनों रेज कट कर रही हैं, यानी कि यहीं पे आपका इमेज बन जाएगा, यानी बी पॉइंट वाला बी डैश हो जाएगा नीचे और ए वाला नीचे ए डैश बन जाएगा। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि जितना ए बी है उतना ही ए डैश बी डैश भी है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा क्या इमेज भी है। और बात करें हम डायग्राम नंबर 4 की, तो आइए अब हम थोड़ा समझते हैं इसको भी। तो डायग्राम नंबर मेरा 4 में देखिए इमेज को और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। सॉरी, फोकस यहाँ पे है आपका और इसी के बीच में हम लोग रखे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हम लोग, अब इससे दो लाइट को इंसिडेंट कराते हैं सरफेस पे, तो एक लाइट तो पैरेलल गया, जब पैरेलल जो भी जाता है तो फोकस के थ्रू क्रॉस करता है, इसका रिफ्लेक्टेड रे, तो यानी फोकस से ही होके गुजर गया। अब एक रेज को हमने डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया है, क्योंकि हमें बार बार रिफ्लेक्ट नहीं करवाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का इंसिडेंट रे उसी लाइट पे रिट्रेस कर जाता है, उसी पाथ पे रिट्रेस कर दिया है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग पास कराएं और इसी पे रिफ्लेक्टेड रे भी आ गया। अब हम चेक करते हैं कि दोनों पॉइंट कट कहाँ कर रहे हैं, तो देखिए ई वाला तो गया और पैरेलल होकर फोकस से अपना जा रहा है, सीधे चला जाएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब जैसे हम इसको यहाँ से एक लाइट भेजेंगे
तो भेजते ही ये आएगा, इसी पाथ से रिफ्लेक्ट होते 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 चलो पता चला कि यहाँ पे आके कट कर दिया, तो कट जहाँ पे कर दिया तो उसका इमेज बन जाएगा। तो ए बी का इमेज ए है और यहाँ पे बी है, ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बन गया। आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा है और इमेज बड़ा है और रियल इमेज है, ठीक है। यही सब नेचर होता है, लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है, लिख दीजिएगा। फिर हम समझते हैं डायग्राम नंबर 5 की, ठीक है। डायग्राम नंबर 5 पे आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे थे तो फोकस पे बना था, अब इसमें जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। इस पे फोकस पे रखेंगे तो इसका इमेज इनफाइनाइट पे जाके बनेगा। इनफाइनाइट पे क्यों बनेगा ये समझते हैं कि देखिए ए बी है ऑब्जेक्ट, इससे एक लाइन को हमने पैरेलल भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से होकर चला गया। और एक रेज को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रेज इसी पाथ पर रिट्रेस कर जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो देखिए ई वाला रेज और ई वाला रेज कहीं जाके मिलने का चांस लग रहा है? नहीं चांस लग रहा है, क्योंकि अगर तिरछा होता तो हो सकता था कि यहाँ से आता, यहाँ से ई आ रहा होता और यहाँ से ई आ रहा होता और जाके कहीं आगे मिल जाता। लेकिन ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट एट ईच अदर, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट मेरा पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। तो ए बी को मैंने रखा है फोकस और पोल के बीच में, और यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। एक लाइट को हम डायरेक्ट पोल पे भेजे हैं, तो आपको पता है कि जितना एंगल ई बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना के रिटर्न में चला जाएगा, ठीक है। और एक रेज को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रेज उसी पाथ पे रिट्रेस कर जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहीं पे कंसेप्ट आएगा आपको वर्चुअल इमेज का। अब देखिए यहाँ पे ई रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चला जा रहा है और ई रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगा, लेकिन कट होने का कहीं चांस नहीं दिख रहा है। जाएंगे एक दूसरे से अपने बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन कट कहीं नहीं होगा। लेकिन एक चीज हमको दिख रहा है इसमें कि इस रेज को, ई रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो इधर जाएगा, ठीक है। पीछे की तरफ एक्सटेंड करते जाएं तो इधर जाएगा, ठीक है। और इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की तरह एक्सटेंड करें तो ऐसे जाएगा। जाते जाते पता चला कि एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पे कट कर गया। जब कट कर गया तो वहीं पे तो मेरा इमेज फॉर्म होता है, और यही इसी चीज को हम बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड रे के कट करने से इमेज नहीं बना है। इसको हमने अपीयर टू मीट कराया, यानी कि अपने से जाके इसको मिलाया है, इसीलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और इसका साइज देखें तो ऑब्जेक्ट ए बी जितना साइज का है उससे बड़ा है इमेज का साइज ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यानी कि पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हम रखते हैं तो इसका इमेज वर्चुअल बनता है। उसको स्क्रीन पे हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और जो साइज होता है ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ा होता है। तो यानी कि हम लोग 6 पोजीशन को देखे हैं। मेरा फर्स्ट पोजीशन क्या था आपको एक बार रिकॉल मैं करा रहा हूँ कि फर्स्ट पोजीशन था कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा। सेकेंड पॉइंट था मेरा कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में रखें तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। थर्ड मेरा डायग्राम था कि जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे मेरा इमेज कहाँ बनता है। फोर्थ मेरा डायग्राम था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखने पे मेरा इमेज कहाँ बनता है। फिफ्थ कंसेप्ट था आपका कि डायरेक्ट आप फोकस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है। और मेरा सबसे लास्ट कंसेप्ट था कि अगर हम फोकस और पोल के बीच में कोई सी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है और किस तरीके का बनता है, यही सब होता है, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म कर चुके हैं। इसमें बस मेरा 2 टॉपिक और बच गया है, मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरा वीडियो बहुत लंबा शूट हो चुका है तो नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा वही रहेगा, ठीक है। थैंक